संध्या का धुंधल का था। बेंगलुरु के प्राचीन कला संग्रहालय के ऊंचे गलियारों में दिन की आखिरी किरणें रंग बिरंगी खिड़कियों से छनकर अजीब सा माहौल बना रही थी। सन्नाटे में बस अर्जुन और तान्या के पैरों की आहट गूंज रही थी। अर्जुन, मुझे शर्त है तुम्हें पूरा म्यूजियम घूमने के बाद भी याद नहीं रहेगा कि हमने क्या क्या देखा, तान्या ने व्यंग्य से भरी आवाज में कहा, जबकि उसकी आंखें एक प्राचीन मूर्तिकला पर टिकी थी। अर्जुन ने अपनी काली आंखों को घुमाते हुए नाटकीय ढंग से आह भरी, मुझे क्यों घसीट लाई यहाँ? तुम जानती हो मुझे इतिहास से कितनी नफरत है। मेरा दिमाग होगा कहीं कंप्यूटर कोड में, और तुम मुझे यहाँ खींच लाई। ओह बस करो ड्रामा, तुम बड़े टेक इंजीनियर हैं, तो क्या हुआ, थोड़ी संस्कृति का ज्ञान भी बुरा नहीं। तान्या ने उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, वैसे यह लंच ब्रेक में कहीं जाना था या ऑफिस में ही खाने का इरादा था? अर्जुन अपने साथी की चिढ़ती हुई आवाज से मुस्कुराया, लेकिन उसका ध्यान अचानक सामने की दीवार पर टंगे एक चित्र पर चला गया। उसके पैर जैसे अपने आप रुक गए। दीवार पर लटकी तस्वीर में एक राजकुमारी थी, अद्भुत सुंदरता से भरपूर, हल्के गुलाबी वस्त्रों में, सोने के आभूषणों से सजी, और उसकी आंखें, अर्जुन को लगा जैसे वे उसे घूर रही हों, उसके अंदर तक देख रही हों। अर्जुन, तान्या ने उसे टोका जब वह आगे बढ़ गई और उसने महसूस किया कि अर्जुन नहीं आ रहा है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह जैसे सम्मोहित सा उस चित्र के सामने खड़ा हो गया था। तस्वीर में मौजूद राजकुमारी की आंखों में अजीब सी गहराई थी, दर्द से भरी, रहस्यमयी और कुछ कहने को व्याकुल। तान्या वापस उसके पास आई और उसकी नजर का अनुसरण करती हुई पेंटिंग पर नजर डाली। ओह, तुम्हारी रुचि आखिरकार जागी, उसने चहकते हुए कहा। अर्जुन किसी सपने से जागा, तान्या, उसने धीमे स्वर में पूछा। यह तस्वीर किसकी है? तान्या ने एक कौतुकपूर्ण मुस्कान के साथ पेंटिंग के नीचे लगे परिचय पट को पढ़ा। यह राजकुमारी चंद्रलेखा की तस्वीर है, करीब 1000 साल पहले केशव नगर की राजकुमारी। कहा जाता है वह अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। और अर्जुन ने जैसे तान्या के चेहरे से ही और जानकारी निकालनी चाहिए। और क्या कुछ और भी है इस तस्वीर के बारे में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह मुझे देख रही है, जैसे जैसे मैं इसे जानता हूँ, अर्जुन ने भावुक स्वर में पूछा। तान्या ने फिर से पट को ध्यान से पढ़ा। हाँ, यहाँ कुछ और भी लिखा है, सबसे सुंदर भी और सबसे बदनसीब भी। अर्जुन अचानक चौंका। क्या बदनसीब? क्यों? तान्या ने उसके चेहरे पर बनी उत्सुकता देखकर एक भेदपूर्ण मुस्कान दी। ओहो, इतिहास में अचानक से इतनी रुचि? जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हें तो इतिहास से नफरत थी। म्यूजियम में भी मैं तुम्हें जबरदस्ती घसीट लाई थी। अर्जुन ने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी आंखें अब भी तस्वीर में गहराई तक खोई हुई थी, जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थी। ना जाने क्यों, उसने धीमे से कहा, इस तस्वीर में कशिश सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं इस राजकुमारी को वर्षों से जानता हूँ। वह रुका और फिर तान्या की ओर मुड़ा। तान्या, तुमने इस पेंटिंग को गौर से देखा? ऐसा लगता है जैसे मानो इसे कल ही बनाया गया हो। रंग इतने जीवंत, इतने ताजा। तान्या ने शरारत से आंखें नचाते हुए कहा। ओए होए, लगता है तुम्हें राजकुमारी चंद्रलेखा से प्यार हो गया है। उसने ठहाका लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं अर्जुन। राजकुमारी तुमसे बहुत बड़ी है, अर्जुन भ्रमित होकर बोला। क्या मतलब? तान्या ने जोर से हंसते हुए कहा। अरे बेवकूफ, वो 1000 साल पहले हुई थी। वो केशव नगर की राजकुमारी थी। अब तो केशव नगर का अस्तित्व सिर्फ इतिहास की किताबों में ही बचा है। आधुनिक दुनिया में कोई उसे जानता भी नहीं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर से चित्र की ओर मुड़ गया। चंद्रलेखा की आंखें अब भी उसे ही देख रही थी।
जैसे उसे कुछ कहना चाह रही हो, कुछ पूछना चाह रही हो। गलियारे में चल रहे संवाद के दौरान उन्होंने नहीं देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उनके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। बेटा, राजकुमारी की कहानी सुनना चाहते हो? वृद्ध ने धीमी रहस्यमयी आवाज में पूछा। अर्जुन और तान्या दोनों चौंक कर मुड़े। वृद्ध ने एक पल के लिए अर्जुन को गौर से देखा, उसकी आंखों में झांका जैसे कुछ तलाश रहा हो। फिर उसने जैसे अपने आप से ही कहा, हाँ वही है। क्या कहा आपने? अर्जुन ने झुंझलाहट से पूछा। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। कुछ नहीं बेटा। वैसे रात के 9 बज चुके हैं। ध्यान रखना 10 बजे से पहले बाहर निकल जाना। म्यूजियम तब बंद हो जाता है। अगर यहाँ फंस गए तो सुबह से पहले नहीं निकल पाओगे। यह कहकर वह धीमे कदमों से चला गया। उसकी छड़ी की आवाज सन्नाटे में गूंजती रही। अर्जुन और तान्या एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरों पर सवाल थे। अजीब था वो। तान्या ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ। अर्जुन ने सहमति जताई, फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। हमारे पास अभी 1 घंटा है। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा के इतिहास के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो? तान्या ने हल्की मुस्कान के साथ वहां रखे एक पुराने सोफे की तरफ इशारा किया। चलो बैठते हैं। इस बेचारी राजकुमारी का इतिहास काफी दिलचस्प और त्रासदी से भरा है। दोनों सोफे पर बैठ गए। तान्या ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए रहस्यमय अंदाज में बोलना शुरू किया, जैसे किसी प्राचीन कथा के किस्सागों ने करना होता है। यह 1000 साल पहले की बात है। उस समय केशव नगर एक समृद्ध राज्य था, जिसकी बागडोर राजा भैरव के मजबूत हाथों में थी। केशव नगर के सुनहरे जंगलों में सुबह की धुंध अभी भी छाई हुई थी। राजकुमार विक्रम, राजा भैरव का इकलौता पुत्र, घने वृक्षों के बीच खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था जो नए अनुभवों की तलाश में रहने वालों में ही देखा जा सकता है। उसकी गहरी नीली आंखें और लंबे काले बाल उसे आकर्षक बनाते थे और उसकी मुस्कान में एक खास आत्मविश्वास झलकता था, एक ऐसे व्यक्ति का जो जानता है कि एक दिन पूरा राज्य उसका होगा। उसके बगल में मंत्री जगन्नाथ खड़े थे, 50 के आसपास के गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ सैनिक भी उनके चारों ओर खड़े थे, हर पल सतर्क और अपने राजकुमार की सुरक्षा के लिए तत्पर। चारों ओर सुंदर दृश्य था, हरी भरी घाटियां, रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई, पक्षियों की मधुर आवाजें जो वातावरण को संगीतमय बना रही थी, और सूरज की सुनहरी किरणें जो पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर नाचते हुए बिंदुओं का निर्माण कर रही थी। राजकुमार, मंत्री जगन्नाथ ने चिंतित स्वर में कहा, देखिए अब हमें लौट चलना चाहिए। इससे आगे जाने की अनुमति महाराज ने आपको नहीं दी है। राजकुमार विक्रम ने एक लंबी सांस ली और आकाश की ओर देखा, जैसे अपने आप से पूछ रहा हो कि क्यों उसके जीवन के हर पहलू पर इतने प्रतिबंध हैं। फिर उसने गुस्से से मंत्री की ओर मुड़कर कहा, मुझे पता है मंत्री जी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मत भूलो कि कुछ समय के बाद मैं ही केशव नगर का राजा बनूंगा। मंत्री जगन्नाथ के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मैं जानता हूँ, लेकिन इस समय महाराज भैरव इस राज्य के राजा हैं और आप समझ सकते हैं कि उनका आदेश मानना यह तो मेरा कर्तव्य है ना। राजकुमार विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मंत्री की ओर उंगली उठाते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले राजा तो हम हैं ना, तो आने वाले राजा का आदेश मानना भी तुम्हें सीखना होगा, समझे। विक्रम के इस नाटकीय अंदाज पर सैनिकों ने अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश की, जबकि मंत्री जगन्नाथ ने एक गहरी सांस ली, जैसे यह संवाद न जाने कितनी बार दोहराया जा चुका हो।
तभी राजकुमार विक्रम की नजर थोड़ी दूर बनी कुछ झोपड़ियों पर पड़ी जो जंगल के बीच में एक छोटे से झरने के पास बनी हुई थी। धुएं के सूक्ष्म बादल वहां से उठ रहे थे जो दिखा रहे थे कि वहां लोग रहते हैं। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, वो झोपड़ियाँ कैसी हैं? मंत्री जी, मंत्री जगन्नाथ ने उस दिशा में देखा और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो तांत्रिकों की बस्ती है राजकुमार। वो जादू टोना करते हैं और समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। ओह, जादू टोना? विक्रम की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? मंत्री ने अपना सिर हिलाया। नहीं राजकुमार, हमारे राज्य के तांत्रिक दूसरों की भलाई के लिए अपनी विद्या का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ, वो गुस्से में आ जाए तो उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। इसलिए ही महाराज उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। विक्रम की आंखों में अब चमक और तेज हो गई थी। फिर तो हमें अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए, उसने उत्साह से कहा। राजा बनने से पहले मुझे अपनी प्रजा को समझना चाहिए, क्यों? ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? मंत्री जगन्नाथ ने हार मानते हुए एक गहरी सांस ली। ठीक है राजकुमार, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे। विक्रम ने आंखें घुमाई। तुम यहीं रहो, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकता हूँ। मंत्री ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन विक्रम पहले ही तांत्रिकों की बस्ती की ओर बढ़ चुका था। उसके कदमों में उत्साह और साहस था। जैसे जैसे विक्रम बस्ती के नजदीक पहुंचा, उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। यह स्थान केशव नगर से बहुत अलग था। यहाँ की हवा में रहस्य था, पेड़ों की छायाएं गहरी थी और धीमी मंत्रोच्चारण की आवाजें हवा में गूंज रही थी। घने वृक्षों के बीच बनी छोटी छोटी झोपड़ियां अर्धवृत्ताकार में खड़ी थीं। उनके बीच में एक छोटा सा खुला मैदान था जहां जलती हुई धूनी से धुआं उठ रहा था। कुछ लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कोई जड़ी बूटियां काट रहा था तो कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी विक्रम की नजर एक युवती पर पड़ी जो एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठी हुई धरती पर कुछ अजीब से चिन्ह बना रही थी। उसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर गहन एकाग्रता का भाव था। विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस लड़की की ओर खींच लिया हो। वह धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया, अस्पष्ट रेखाओं को देखता हुआ जो वह भूमि पर बना रही थी। विक्रम ने अपनी उपस्थिति जताते हुए धीमे से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस धरती पर ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें क्यों बना रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना काम रोका और धीरे से सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर विक्रम पर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे आंखें अद्भुत रूप से गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे सदियों के ज्ञान को समेटे हुए हों। यह विद्या है, उसने शांत स्वर में कहा, जो आपकी समझ से परे है। फिर उसने विक्रम को सिर से पैर तक देखा, उसके शाही वस्त्रों पर नजर डालते हुए। लेकिन आप कौन हैं? आप तो यहाँ के नहीं लगते। क्या आपको नहीं पता कि हमारे समुदाय के लोग बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पसंद नहीं करते? मुझे पता है, विक्रम ने अपने आत्मविश्वास से भरे स्वभाव के साथ कहा, लेकिन मैं केशव नगर के राजा भैरव का इकलौता पुत्र राजकुमार विक्रम हूँ। यह सुनकर लड़की ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और एक झटके में खड़ी हो गई। उसने विनम्र स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें राजकुमार, मुझे ज्ञात नहीं था कि शाही खानदान से कोई यहाँ आया है। ऐसा पहली बार हुआ है। विक्रम उसकी व्याकुलता देखकर मुस्कुराया। और तुम्हारा नाम? रूपरेखा, उसने शर्माते हुए कहा, मैं गांव के मुखिया की पुत्री हूँ। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आ पहुंचा, जिसके सफेद बाल और दाढ़ी उसकी उम्र का प्रतीक थे। उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और उसके कंधों पर बरसों के अनुभव का बोझ। अरे अरे, वह प्रसन्नता से भरे स्वर में बोला, हमारे भाग्य खुल गए, हमारे भाग्य खुल गए। राजकुमार विक्रम हमारे गांव में पधारे, यह तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें बार बार रूपरेखा की ओर जा रही थी।
उसकी शांत सुंदरता, उसकी विनम्रता और उसकी आंखों में छिपा रहस्य सब कुछ विक्रम को आकर्षित कर रहा था। बताइए, विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या मैं यहाँ रोज आ सकता हूँ? यह स्थान बहुत ही सुंदर है। अत्यंत सुंदर, उसने चारों ओर देखते हुए सराहना की। वाह, घना जंगल, शांत वातावरण, ये गांव, ये झरने, ये पहाड़, सब कुछ मन को आनंद देने वाला है। मैं यहाँ रोज आना चाहूंगा। बताइए, मुखिया ने गर्व से अपनी छाती फुलाई। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, राजकुमार। देखिए, आप कभी भी आ सकते हैं। आप ही तो हमारे होने वाले महाराज हैं। भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? जब आपकी इच्छा हो, आप तब आइए। विक्रम ने प्रसन्नता से रूपरेखा की ओर देखा, जो अब भी नजरें झुकाए खड़ी थी, लेकिन वह भी चुपके से विक्रम को देख रही थी, और उनके नजरें मिलते ही उसने शर्माकर अपनी आंखें फिर झुका ली। धन्यवाद मुखिया जी, विक्रम ने कहा। मैं निश्चित ही दोबारा आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार विक्रम वहां से लौट पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रूपरेखा का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और उसकी कोमल आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ ही देर में वह मंत्री जगन्नाथ और सैनिकों के पास लौट आया, जो चिंता में उसका इंतजार कर रहे थे। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? मंत्री ने तुरंत पूछा। तांत्रिकों की बस्ती में इतनी देर कैसे लग गई? विक्रम ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। बस समझ लीजिए मंत्री जी, मेरी आंखें जिसे तलाश रही थी, वो हमें वहां मिल गया। यह सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंक पड़े। मंत्री के अनुभवी होने के नाते उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि विक्रम के इस बयान के पीछे क्या छिपा है। राजकुमार, वह गंभीर स्वर में बोले, तांत्रिक समुदाय की लड़कियां होती तो अत्यंत सुंदर हैं। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। इसीलिए मैंने आपको वहां जाने से रोका था। विक्रम ने मंत्री की बात सुनी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने घोड़े पर सवार हो गया। मंत्री ने आगे बोलना जारी रखा। इस समुदाय की किसी लड़की को अपनी भावनाओं में स्थान देने की भूल मत कीजिएगा। आपके पिता महाराज भैरव इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। विक्रम ने अपने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ा दिया, जैसे मंत्री की चेतावनी को हवा में उड़ा देना चाहता हो। मंत्री ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। उन्हें पता था कि राजकुमार एक बार जब कुछ ठान लेता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। महल में पहुंचते ही विक्रम सीधे अपने कक्ष में चला गया। उसका मन अब भी रूपरेखा के विचारों में खोया हुआ था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी शांत प्रकृति। उसने ठान लिया था कि वह उससे दोबारा मिलेगा, किसी भी कीमत पर। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ ही राजकुमार विक्रम तांत्रिकों की बस्ती की ओर निकल पड़ा। इस बार वह अकेला था, न तो मंत्री जगन्नाथ, न ही कोई सैनिक उसके साथ था। उसने साधारण वस्त्र पहने थे ताकि वह आसानी से बिना किसी के ध्यान में आए वहां जा सके। जब वह बस्ती पहुंचा तो सुबह की ओस अभी भी पत्तियों पर चमक रही थी। सुबह की शांति में बस्ती अधिक रहस्यमयी लग रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, आशा करते हुए कि रूपरेखा उसे कहीं मिल जाए। और जैसे उसकी मनोकामना सुन ली गई हो, रूपरेखा वहीं खड़ी थी, वही वृक्ष, वही स्थान जहां विक्रम ने उसे पहली बार देखा था। वह आज भी वही सफेद वस्त्र पहने हुए थी, लेकिन आज उसके बालों में एक सुंदर सा फूल गुंथा हुआ था। रूपरेखा ने जैसे ही विक्रम को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चिंता भी थी। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे, रूपरेखा ने धीमे स्वर में कहा जब विक्रम उसके पास पहुंचा। मुझे तो आना ही था रूपरेखा, विक्रम ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया हूँ। मैं तो तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। और सच कहूँ तो पहली ही नजर में तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। रूपरेखा के चेहरे का रंग हल्का सा बदला, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। प्रेम?
उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं। हाँ, जानता हूँ कि यह जल्दबाजी लग सकती है, विक्रम ने कहा, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा है, रूपरेखा, एक ऐसी गहराई, एक ऐसा सत्य जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। रूपरेखा ने अपनी आंखें झुकाईं, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर थी। प्रेम तो मैं भी आपसे करने लगी हूँ, उसने धीमे से स्वीकार किया, वो भी पहली ही नजर में। लेकिन हमारा विवाह संभव नहीं। विक्रम चौंक गया। ऐसा क्यों? अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या बाधा हो सकती है? रूपरेखा ने उदास नजरों से विक्रम की ओर देखा। हमारे समुदाय के लोग बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते और आपके पिता राजा भैरव हमें देखना तक पसंद नहीं करते। तो क्या वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? विक्रम ने रूपरेखा का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अगर पिताजी ने तुम्हें स्वीकार नहीं भी किया तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी अन्य स्त्री को अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। क्या सच में आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? रूपरेखा ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। हाँ रूपरेखा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। क्या अपना राजपाट, अपना सिंहासन भी? रूपरेखा ने सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए पूछा। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ वो भी। रूपरेखा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने अब विक्रम के प्रेम की सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। उसने अपना हाथ विक्रम के हाथों में और मजबूती से थाम लिया। इसके बाद दोनों रोज जंगल के इसी स्थान पर मिलने लगे। कभी वे घंटों बातें करते, कभी चुपचाप बैठकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते और कभी एक दूसरे के अतीत और भविष्य के सपनों के बारे में बात करते। रूपरेखा धीरे धीरे अपनी तांत्रिक विद्या के बारे में विक्रम को बताने लगी, कैसे वह प्रकृति की शक्तियों से संवाद कर सकती थी, कैसे वह चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करती थी और कैसे वह अपने समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करती थी। विक्रम भी अपने राजकीय जीवन के बारे में उसे बताता, महल की शानो शौकत, राजनीतिक उथल पुथल और वह दबाव जो एक राजकुमार होने के नाते उसे झेलना पड़ता था। एक दिन जब रूपरेखा और राजकुमार विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक रूपरेखा का पिता वृद्ध तांत्रिक वहां आ पहुंचा। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, उसने शांत स्वर में कहा, जिसमें न तो आश्चर्य था न ही क्रोध। लेकिन राजकुमार देखो, तुम्हारे पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। देखिए, मैं आपकी पुत्री से सच्चा प्रेम करता हूँ और अभी इसी समय मैं इसके साथ विवाह करके इसे अपने साथ महल ले जाऊंगा। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरे पिता भी नहीं। रूपरेखा के पिता ने विक्रम और अपनी पुत्री को गहरी नजरों से देखा, जैसे उनके मन की गहराई में झांक रहा हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हारे विवाह को अपना आशीर्वाद देता हूँ। उसी समय रूपरेखा के पिता ने वहीं उस पवित्र वन के बीच एक छोटा सा विवाह समारोह आयोजित किया। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, जड़ी बूटियों से बने विशेष तेल से दोनों का तिलक किया और प्राचीन तांत्रिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार विक्रम रूपरेखा को अपने साथ महल ले गया। उसने सोचा था कि वह अपने पिता को समझा लेगा, कि वे उसके प्रेम को समझेंगे और अंततः रूपरेखा को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वे महल पहुंचे, विक्रम का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। इमारत की विशालता, सैनिकों की उपस्थिति और महल के कठोर नियम उसे अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाने लगे। राजा भैरव सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनका चेहरा गंभीर और उनकी आंखें कठोर थीं। मंत्री जगन्नाथ उनके बगल में खड़े थे, उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जैसे ही राजकुमार विक्रम अपनी नवविवाहित पत्नी रूपरेखा के साथ दरबार में प्रवेश किया, सभी लोग चौंक गए।
रूपरेखा के सफेद वस्त्र और उसके अलग अंदाज ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजा भैरव सिंह ने अपने सिंहासन से उठकर एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में अविश्वास और क्रोध था। विक्रम, उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन है यह लड़की? विक्रम ने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की कोशिश की। पिताजी, ये मेरी पत्नी है और अब यह इस परिवार की बहू है। खबरदार, राजा ने चीखते हुए कहा, एक ऐसी आवाज जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। खबरदार जो अपनी जुबान से एक और शब्द निकाला। तांत्रिकों की बस्ती की लड़की राजमहल की बहू कभी नहीं बन सकती। इसे अभी और इसी क्षण त्याग दो। रूपरेखा के चेहरे पर भय का भाव था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसने विक्रम की ओर देखा, आशा करते हुए कि वह अपने वादे पर कायम रहेगा। नहीं पिताजी, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं रूपरेखा को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे प्रेम करता हूँ। राजा भैरव सिंह की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। हम अभी अभी वीरगढ़ से लौटे हैं, उन्होंने धीमी लेकिन आग उगलती आवाज में कहा, और तुम्हारा विवाह राजा सूर्य सिंह की पुत्री रानी रुक्मणी से तय करके आ रहे हैं। 2 दिन बाद तुम्हारी उसके साथ शादी होगी। विक्रम सन्न रह गया। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। रुक्मणी एक ऐसा नाम जिसे उसने कभी सुना भी नहीं था, और अब वह उसकी होने वाली पत्नी थी। और अगर तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी, राजा ने आगे कहा, तो हम तुम्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। समझ गए? यह धमकी विक्रम के दिल में एक तीर की तरह चुभी। सत्ता से बेदखल? वह एक क्षण के लिए भी सोच नहीं सकता था कि वह राजा बनने के अपने सपने को छोड़ दे। उसकी आंखें अचानक रूपरेखा से हटकर सिंहासन की ओर चली गईं। वह सिंहासन जो एक दिन उसका होने वाला था। एक पल के लिए कमरे में घना सन्नाटा छा गया। विक्रम के दिमाग में विचारों का तूफान मच रहा था। रूपरेखा, जिसके प्रति उसने अटूट प्रेम की कस्में खाई थी, और राजगद्दी, जिसके लिए वह अपने पूरे जीवन तैयार किया गया था। और फिर धीरे धीरे विक्रम की आंखों में एक नया भाव आया, त्याग का नहीं बल्कि समझौते का। उसने रूपरेखा की ओर देखकर कहा, मुझे क्षमा कर दो रूपरेखा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। रूपरेखा के चेहरे पर विश्वास का भाव टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। क्या? तुम क्या कह रहे हो विक्रम? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। रूपरेखा, देखो, विक्रम ने अपनी बात को संभालने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी इतने ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। मैं तो यह सोच रहा था कि वो किसी न किसी तरह से मान जाएंगे। अपने बेटे का प्यार, अपने बेटे का मोह, अपने बेटे की करुणा देखकर उनका दिल पिघल जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि मैं राजपाट नहीं छोड़ सकता। मैं राजकुमार हूँ और मुझे राजा बनना है। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अब तुम जा सकती हो। विक्रम के इन शब्दों ने रूपरेखा के हृदय को तोड़ दिया। उसकी आंखों में अब प्रेम की जगह क्रोध उमड़ने लगा, एक ऐसा क्रोध जो सदियों की पीड़ा का प्रतीक था। तुमने मुझे धोखा दिया है विक्रम, वह चीखते हुए बोली। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो महल की दीवारों को भी हिला देने के लिए काफी था। तुम सुखी नहीं रह पाओगे, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। रूपरेखा की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। उसके हाथ हवा में उठे हुए थे और उसके बाल जैसे अदृश्य हवा से हिल रहे थे। तुम्हारी दूसरी पत्नी के गर्भ से एक कन्या जन्म लेगी, लेकिन वो जीवन भर कुंवारी रहेगी। जब भी कोई पुरुष उसके निकट आने की कोशिश करेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना बोलकर रूपरेखा गुस्से से वहां से चली गई, उसके पीछे सिर्फ एक सन्नाटा छोड़ते हुए। 2 दिन बाद राजकुमार विक्रम का विवाह रुक्मणी से हो गया। एक ऐसा विवाह जिसमें न तो प्रेम था न ही उत्साह, बस एक राजनीतिक समझौता। कुछ समय बाद विक्रम अपने अपराध बोध से प्रेरित होकर तांत्रिकों की बस्ती वापस जा पहुंचा, लेकिन वहां सब उजाड़ पड़ा था। चारों ओर वीरानी थी, टूटे फूटे घर, बुझी हुई आग की राख
और सुनसान गलियां एक उजड़े शहर का एहसास करा रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो झुकी कमर और कांपते हाथों से लकड़ी के टुकड़े समेट रहा था। बाबा, विक्रम ने पुकारा। बाबा, यहाँ कोई है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे से मुड़ा, उसकी आंखें लगभग अंधी थीं। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? उसने खांसते हुए पूछा। मैं विक्रम हूँ, उसने कहा। मुझे रूपरेखा के बारे में बताइए। वो कहाँ है बाबा? बूढ़ा व्यक्ति राजा विक्रम की ओर गहरी नजरों से देखने लगा, जैसे अपनी धुंधली आंखों से उसकी पहचान की पुष्टि कर रहा हो। अरे अब क्या पूछते हो राजकुमार? उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रूपरेखा वो तो कुछ दिन पहले ही मर गई। क्या? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथ कांपने लगे। ये कैसे हुआ? और उसका पिता? हाँ, वो कहाँ है? उसका पिता अपने समुदाय के बाकी लोगों को लेकर यहाँ से चला गया, बूढ़े ने बताया। उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन रूपरेखा, वो तो तुम्हारे धोखे के दर्द को सहन न कर सकी राजकुमार। वो बेचारी अब नहीं रही। धोखा? विक्रम ने दर्द से भरे स्वर में दोहराया। हाँ राजकुमार, बूढ़े ने कहा। मैंने सुना था कि तुमने उसे छोड़ दिया था। बेचारी रूपरेखा रोती हुई यहाँ आई और उस दिन से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिन तक ना कुछ खाया, ना किसी से बात की। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज कांपने लगी। जब उसका कमरा खोला गया तो वो कुछ क्षण चुप रहकर भारी आवाज में बोला। उसे मृत पाया गया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके पिता ने समझ लिया कि उसने जहर खा लिया था। राजा विक्रम सुन्न खड़ा रहा। जैसे ही यह शब्द उसके कानों में पड़े, उसकी आंखें डबडबा गईं, उसका गला सूख गया और वो कुछ कह नहीं सका। वह धीरे धीरे पीछे हटा और लड़खड़ाते कदमों से अपने घोड़े की ओर बढ़ा। बिना एक शब्द कहे वो महल की ओर लौट गया। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वह कभी भी भुला नहीं पाएगा। कुछ समय बाद राजा भैरव की मृत्यु हो गई। शोक के बाद राजकुमार विक्रम का राजतिलक हुआ और वो राजा विक्रम के रूप में गद्दी पर बैठ गया। लेकिन रूपरेखा के प्रति अपने धोखे का दर्द और उसके मर्मभेदी श्राप की याद उसे हर रात सताती थी। समय बीतता गया पर रूपरेखा की यादें उसके मन में छाई रहीं। वह अक्सर अकेले में रोता, उस प्यार को याद करता जिसे उसने सिंहासन के लिए त्याग दिया था। उसकी पत्नी रानी रुक्मणी उसके दर्द को समझती थी और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती थी। और फिर एक दिन एक खुशखबरी आई। रानी रुक्मणी गर्भवती थी। राजा विक्रम को लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई हो। एक वारिस, एक उत्तराधिकारी जो उसके राज्य को आगे ले जाएगा। उसने उम्मीद की कि यह एक पुत्र होगा जो रूपरेखा के श्राप को झुठला देगा। 9 महीने बीत गए और जब प्रसव का समय आया तो पूरा महल उत्साह और चिंता से भर गया। राजा विक्रम महल के बाहर टहल रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो। अचानक एक दासी दौड़ती हुई राजा विक्रम के सामने घुटनों के बल झुक गई। महाराज, महारानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। विक्रम का दिल धड़कने लगा। एक कन्या? रूपरेखा के शब्द उसके कानों में गूंजे। तुम्हारी दूसरी पत्नी के गर्भ से एक कन्या जन्म लेगी, लेकिन वो जीवन भर कुंवारी रहेगी। राजा विक्रम तुरंत अपनी पत्नी के कक्ष में चले गए। रानी रुक्मणी थकी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। उनके हाथों में एक छोटी सी नवजात बच्ची थी, जिसकी त्वचा सुबह की धुंध की तरह गुलाबी थी। विक्रम के कांपते हाथों से अपनी नवजात पुत्री को गोद में उठाया। जैसे ही राजा विक्रम ने अपनी पुत्री का चेहरा देखा, वो स्तब्ध रह गया। बच्ची की शक्ल काफी हद तक रूपरेखा से मिलती थी। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही नाजुक नाक और उसके होठों पर वही मासूम मुस्कान। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह विधि का कोई संकेत था? क्या रूपरेखा उसे माफ कर सकती थी? उसने निश्चय किया कि वो अपनी पुत्री का नाम रूपरेखा से मिलता जुलता ही रखेगा।
इसका नाम? उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, अपने आंसुओं को छिपाते हुए। इसका नाम चंद्रलेखा होगा। साल बीतते गए। चंद्रलेखा बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। वह अपनी माँ की तरह कोमल और दयालु थी और अपने पिता की तरह साहसी और बुद्धिमान। लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा भी था जो रूपरेखा की याद दिलाता था, एक अजीब सी गहराई, एक रहस्यमयी आकर्षण जो हर किसी को मोह लेता था। जैसे जैसे चंद्रलेखा युवा हुई, उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कई राजकुमार और योद्धा उसके हाथ के लिए केशव नगर आने लगे। लेकिन राजा विक्रम हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें टालता रहा, क्योंकि उसे रूपरेखा के श्राप का डर था। एक बार राजा विक्रम अपने सिंहासन पर विराजमान था, दरबार लगा हुआ था। अचानक एक दूरदराज के राज्य के राजकुमार वल्लभ अपने सैनिकों और मंत्री के साथ दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, उन्होंने घोषणा की अपना सिर झुकाते हुए। मैंने सुना है महाराज, राजकुमार वल्लभ ने कहा, कि आपकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा अनुपम सौंदर्य की धनी है। मैं आपके समक्ष उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उन्होंने रूपरेखा के श्राप के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और पुत्री को भी नहीं। हम उससे मिलना चाहते हैं, राजकुमार वल्लभ ने आगे कहा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। राजा विक्रम ने अंततः सहमति दी, लेकिन उनके दिल में भय था। वाह वाह, यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे राज्य के साथ संबंध जोड़ना चाहते हो राजकुमार। यदि तुम्हारी इच्छा राजकुमारी से मिलने की है तो ठीक है, हम तुम्हें अनुमति देते हैं। राजकुमार वल्लभ को महल के एक विशेष कक्ष में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी चंद्रलेखा कक्ष में प्रवेश करी। वह अपनी उम्र की सबसे सुंदर युवती थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वाह, राजकुमार वल्लभ ने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा। राजकुमारी, आपके सौंदर्य की जितनी प्रशंसा सुनी थी वो सब फीकी पड़ गई। वाह, क्या बात है, अद्भुत। चंद्रलेखा शर्मा गई, उसने अपना सिर झुका लिया। लेकिन तभी अचानक राजकुमार वल्लभ की आंखें फैल गईं। वह कांपने लगा और अगले ही क्षण उसके शरीर में आग लग गई। महल में हंगामा मच गया। चंद्रलेखा भयभीत होकर पीछे हट गई। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। अरे, क्या हो गया, क्या हो गया? दासियां और सैनिक चिल्लाने लगे। पानी लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों में राजकुमार वल्लभ जलकर राख हो चुका था। इस घटना के बाद राजा विक्रम का दिल टूट गया। रूपरेखा का श्राप सच था और अब उसकी प्यारी पुत्री चंद्रलेखा इस श्राप को झेल रही थी। उसने फैसला किया कि वह कभी भी किसी और राजकुमार को चंद्रलेखा से नहीं मिलने देगा, यह जानते हुए भी कि इसका मतलब है कि चंद्रलेखा जीवन भर अकेली रहेगी। और जानते हो, इस घटना के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह कभी नहीं हुआ। वो जीवन भर प्रेम के लिए तरसती रही, एक ऐसे श्राप की शिकार जिसे उसने खुद नहीं मांगा था। इतना बोलकर तान्या उठ खड़ी हुई और अर्जुन से बोली, चलो अब चलते हैं, म्यूजियम बंद होने वाला है। हम ठीक है, अर्जुन ने कहा। उसका मन अभी भी चंद्रलेखा की त्रासद कहानी में खोया हुआ था। तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तान्या मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। अर्जुन दोबारा खड़े होकर उस पेंटिंग को बहुत ही गौर से देखने लगा। चंद्रलेखा की आंखें अब भी उसे घूरती हुई लग रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, कुछ मांगना चाह रही हो। तभी उसे सिर में चक्कर महसूस होने लगे। कमरा घूमता हुआ सा लगने लगा। अर्जुन को ऐसा लगने लगा जैसे वो कहीं खींचता चला जा रहा हो, जैसे उसका शरीर हजारों छोटे छोटे कणों में बिखर रहा हो और फिर दोबारा जुड़ रहा हो। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कान में एक तेज आवाज गूंजी और उसके शरीर में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। कुछ समय बाद जब अर्जुन की आंखें खुली
तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर प्राचीन विशाल वृक्ष थे और दूर कहीं से एक झरने की कलकल की आवाज आ रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर उसके ऊपर पड़ रही थी। उसके पास ही एक साधु खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और शांत ज्ञानपूर्ण आंखें। ये मैं कहाँ हूँ? अर्जुन ने भ्रमित होकर पूछा, अपने सिर को पकड़ते हुए। ये मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? साधु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, कल रात बिजली इतनी तेज थी कि मैं दहल गया और जब सुबह बाहर आया तो तुम्हें झाड़ियों में पाया। बताओ बेटा, कौन हो तुम? अर्जुन ने अपने आसपास देखा, यह प्रयास करते हुए कि वह समझ सके कि वह कहाँ है और क्या हुआ है। अरे लेकिन मैं तो म्यूजियम में था, उसने कहा। मतलब कि चंद्रलेखा की पेंटिंग देख रहा था। फिर अचानक ये सब कुछ बदल कैसे गया? यह क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? साधु अर्जुन की ओर ध्यान से देखने लगा, उसकी कपड़ों पर नजर डालते हुए जो इस समय के लिए बिल्कुल अजीब थे, जीन्स, टी शर्ट और स्नीकर्स। साधु ने अपनी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, जैसे किसी रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा, मैं समझ गया। कल रात अद्भुत चंद्रमा की रात थी। यह हजारों वर्षों में एक बार आता है। इसी कारण तुम समय यात्रा कर यहाँ आए हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या समय यात्रा? अर्जुन ने विश्वास न करते हुए पूछा। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? यह तो संभव ही नहीं है, यह नामुमकिन है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। चलो मेरे साथ, तुम्हें सत्य स्वयं दिख जाएगा। अर्जुन अपनी हैरानी और भ्रम से जूझते हुए साधु के पीछे पीछे चल दिया। वे घने जंगल से होकर एक पगडंडी पर चलने लगे जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी। कुछ समय बाद वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे जहाँ से पूरा राज्य दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने देखा कि नीचे एक विशाल नगर था, प्राचीन भवनों, मंदिरों और महलों से सजा हुआ। लोग प्राचीन भारतीय पोशाकों में घूम रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी और बाजारों में रौनक थी। हाँ, अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, ये तो सचमुच में भूतकाल है। यानी मैं समय यात्रा करके यहाँ आ गया। हे भगवान! साधु मुस्कुराया। यह केशव नगर है बेटा, और नीचे वह विशाल इमारत जो दिखाई दे रही है वह है महाराज विक्रम का महल। विक्रम? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। वही विक्रम जिसने रूपरेखा को धोखा दिया था। हाँ, साधु ने गंभीरता से कहा। और तुम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हो अर्जुन। तुम्हें एक श्राप को तोड़ना है। अर्जुन हैरान था। मैं कैसे एक श्राप तोड़ सकता हूँ? साधु ने अर्जुन को महल की ओर ले जाना शुरू किया। चलो महल में चलते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन के आधुनिक कपड़ों में होने के कारण सभी सैनिक और दरबारी उसे विचित्र नजरों से देखने लगे। वह अजीब महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी पौराणिक फिल्म के सेट पर हो, लेकिन साधु की उपस्थिति ने उसे कुछ सुरक्षा का भाव दिया। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखों में चिंता और थकान थी। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा वे चौंक कर खड़े हो गए। साधु महाराज, उन्होंने कहा, आपकी जय हो। यह अजीब से वस्त्र पहने व्यक्ति कौन है? क्या बात है? यह किसी अन्य राज्य का जासूस है क्या महाराज जी? साधु ने अपना हाथ उठाकर सभी को शांत रहने का संकेत दिया। महाराज, इस पर संदेह मत कीजिए। यह अर्जुन है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भविष्य से आया हुआ एक समय यात्री है। सभी लोग आश्चर्य से भर गए। कोई फुसफुसाने लगा तो कोई भयभीत हो गया। भविष्य से आया है? राजा विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन आखिरकार ये संभव कैसे हुआ महाराज? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह आपकी प्रेमिका रूपरेखा की वजह से हुआ है। दरअसल आपकी प्रेमिका रूपरेखा ने आपको श्राप दिया था कि आपकी बेटी चंद्रलेखा को कभी प्रेम नहीं मिलेगा। इस श्राप का एकमात्र तोड़ है घने जंगल में बहने वाला एक रहस्यमय झरना।
इस झरने से वर्षों में एक बार 3 सफेद चमकती बूंदें गिरती हैं और यह क्रिया हजारों वर्षों में एक ही बार होती है। यह बूंदें किसी भी श्राप को समाप्त कर सकती हैं। राजा विक्रम की आंखों में आशा की एक किरण जगी। ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर हम झरने से वो जल ले सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, साधु ने कहा। इस झरने की बूंद केवल उसी व्यक्ति को दिखेगी जो भविष्य से आया हो, और यह अर्जुन ही कर सकता है। क्या? अर्जुन हैरान था। यानी मैं इस श्राप को समाप्त कर सकता हूँ? हाँ, साधु ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस रहस्य को जानते हुए कई दुष्ट शक्तियां इसे रोकने का प्रयास करेंगी। साधु की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। सच तो यह था कि उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ देख रहा है वह सत्य है या उसका भ्रम। लेकिन चंद्रलेखा की त्रासद कहानी ने उसके दिल को छू लिया था, और अगर वह किसी तरह उस श्राप को तोड़ सकता था तो शायद तभी अर्जुन के कानों में साधु की आवाज टकराई। पुत्र, यह समय विचार करने का नहीं, निर्णय लेने का है। देखो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम इस युग में केवल एक यात्री बनकर रहो, या फिर वो योद्धा बनो जो चंद्रलेखा के भाग्य को बदल सकता है। बताओ, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग में भंवर लगाते विचारों को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन मैं कौन होता हूँ, किसी के भाग्य को बदलने वाला? उसने अविश्वास से पूछा और हल्का सा हंसा। साधु की आंखों में एक गहरी चमक आई। कभी कभी विधि स्वयं एक व्यक्ति को चुनती है, वे बोले। 3 जादुई बूंदें केवल तुम ही देख सकते हो, और यह कोई संयोग नहीं है बेटा। यह विधि का लिखा हुआ है। राजा विक्रम, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, अर्जुन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, देखो, यह सिर्फ मेरी बेटी की नहीं बल्कि पूरे राज्य की तकदीर का सवाल है। अगर यह श्राप टूटा तो इतिहास बदल सकता है। अर्जुन ने राजा विक्रम की आंखों में झांका, उनमें पछतावे और आशा का अजीब सा मिश्रण था। चंद्रलेखा की कहानी, जिसे उसने मात्र कुछ घंटे पहले ही सुना था, अब उसके सामने एक वास्तविकता थी। कहीं न कहीं उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण था चंद्रलेखा के प्रति, जैसे वो उसे हमेशा से जानता हो। ठीक है, अर्जुन ने अंततः कहा, अपना कंधा सीधा करते हुए, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। मुझे बताइए, यह झरना कहाँ है? गहरी रात में अर्जुन, साधु और राजा के कुछ सबसे विश्वसनीय योद्धा जंगल में बढ़ने लगे। चारों ओर एक रहस्यमय नीरवता थी, सिर्फ उनके पैरों की आहट और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अर्जुन के हाथ में एक मशाल थी जिसकी लपटें हवा में नाच रही थी और उनके मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। साधु जी, अर्जुन ने धीमे से पूछा, उनके कदम जंगल के घने हिस्से में प्रवेश करते हुए, क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में इस श्राप को तोड़ सकते हैं? साधु ने उसे गंभीरता से देखा। हम अकेले नहीं अर्जुन, लेकिन तुम कर सकते हो। देखो, प्रत्येक श्राप एक गुत्थी की तरह होता है, कठिन पर असंभव नहीं। रूपरेखा ने अपने दर्द और क्रोध में यह श्राप दिया था, लेकिन उसके भीतर भी प्रेम था, और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके बातें करते करते जंगल और गहरा होता गया। चारों ओर विशाल वृक्ष आकाश को छूते हुए खड़े थे, उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी, जैसे वे किसी रहस्य को छिपाए हुए हों। अचानक चांदनी रात में पेड़ों के पीछे से एक छाया प्रकट हुई। वो एक विचित्र आकृति थी, पूरी तरह मानव नहीं, पूरी तरह जानवर, जैसे धुंध से बनी हो। उसकी आंखों में केवल अंधकार था और उसके चारों ओर एक ठंडी हवा मंडरा रही थी। कौन हो तुम लोग? उस मायावी योद्धा ने एक ऐसी आवाज में पूछा जो बिना मुंह हिलाए हवा में गूंज रही थी। यह झरना श्रापित है, यहाँ से कोई जीवित नहीं जा सकता। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपने डर को नियंत्रित किया। मुझे कोई श्राप नहीं रोक सकता, उसने दृढ़ता से कहा। मैं वो बूंदें लेकर ही लौटूंगा। मायावी योद्धा ने अट्टहास किया, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। फिर देखो, क्या तुम मेरे प्रहार सह सकते हो?
अचानक वो योद्धा हवा में उछला और अर्जुन पर तलवार से वार कर दिया। अर्जुन ने फुर्ती से झुककर खुद को बचा लिया, लेकिन मायावी योद्धा की तलवार उसके कंधे पर हल्का सा छू गई, जिससे उसके कपड़े फट गए और त्वचा पर एक छोटा सा कट लग गया। अर्जुन, सावधान! साधु चिल्लाए। यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह रूपरेखा के श्राप का संरक्षक है। राजा के सैनिक तुरंत अपनी तलवारें निकालकर आगे बढ़े, लेकिन मायावी योद्धा ने अपने हाथ से एक लहर फेंकी, जिससे सभी सैनिक पीछे की ओर उछलकर गिर गए। यह युद्ध केवल भविष्य से आए व्यक्ति का है। मायावी योद्धा गरजा, अगर वह विजय हुआ तो मार्ग खुल जाएगा, अगर हारा तो वह और सभी नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने राजा के एक सैनिक की गिरी हुई तलवार उठाई। वह तलवारबाजी में प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन उसने बचपन में खेल खेल में थोड़ी बहुत सीखी थी और कॉलेज में मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया था। मैं किसी ऐसे श्राप को बरकरार नहीं रहने दूंगा जिससे एक निर्दोष लड़की को दुहक मिल रहा हो। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा और तलवार थामकर लड़ने की मुद्रा में आ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन को कई चोटें आईं, उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें फूल गई थी। मायावी योद्धा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और कुशल था, लेकिन अचानक अर्जुन को एक विचार आया। वह मायावी योद्धा से नहीं, बल्कि श्राप से लड़ रहा था, एक ऐसे श्राप से जो प्रेम के नकार से उत्पन्न हुआ था। रुको! अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, अपनी तलवार नीचे करते हुए। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मायावी योद्धा ठिठक गया, हवा में लटका हुआ, जैसे यह अप्रत्याशित मोड़ उसे भ्रमित कर गया हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी रूपरेखा के दुख का ही हिस्सा हो, अर्जुन ने शांति से कहा। तुम उसके क्रोध और पीड़ा से बने हो। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि रूपरेखा प्रेम करना चाहती थी? क्या वह चाहती होगी कि उसी की तरह कोई और भी प्रेम से वंचित रहे? मुझे नहीं लगता। मायावी योद्धा ने अपना सिर झुकाया, जैसे वह अर्जुन के शब्दों पर विचार कर रहा हो। फिर उसने दोबारा अर्जुन की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में अंधकार की जगह एक हल्की सी रोशनी थी। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और धीरे से पीछे हटने लगा। तुम्हारे शब्दों में सत्य है, वह बोला। मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन याद रखो, श्राप को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो ही तुम सफल होगे। इतना कहकर मायावी योद्धा चीखते हुए हवा में विलीन हो गया, जैसे हजारों अदृश्य पक्षियों का झुंड उड़ गया हो। शाबाश अर्जुन, शाबाश! साधु ने प्रसन्नता से कहा उसके पास आकर। तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ। अर्जुन ने राहत की सांस ली और अपने चेहरे पर लगे पसीने को पोंछा। अब क्या साधु जी? अब हमें झरने तक पहुंचना है, साधु ने कहा। जल्दी करो, रात बहुत देर नहीं ठहरेगी। वे आगे बढ़े और कुछ ही देर में एक छोटे से जलप्रपात के पास पहुंच गए। झरना रहस्यमयी नीली रोशनी से चमक रहा था। उसकी लहरों में कोई अद्भुत शक्ति थी जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। उसने झरने में देखा और वहां पानी की सतह पर उसे 3 चमकती हुई बूंदें दिखाई दी, जो साधारण जल की बूंदों से अलग थी। वे चांदी और सफेद मोतियों जैसी चमक रही थी, मानो उनके अंदर सारे तारे समा गए हों। वो रहीं, देखो वो है जादुई बूंदें, अर्जुन ने उत्साह से कहा, अपना हाथ उन बूंदों की ओर बढ़ाते हुए। लेकिन जैसे ही अर्जुन उन्हें लेने आगे बढ़ा, हवा में एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। वो रूपरेखा की आत्मा थी, जिसकी आंखों में एक अनजाना दर्द था। वह वहीं हवा में लटकी हुई थी, एक हल्की दूधिया आभा से घिरी हुई। तो तुम कौन हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, अपना हाथ वापस खींचते हुए। रुको, रूपरेखा की आत्मा ने कहा, उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई। कोई भी इन बूंदों को इतनी आसानी से नहीं ले सकता। मैं वही हूँ जिसने यह श्राप दिया है। मैं विक्रम को कभी सुखी नहीं रहने दूंगी। उसने मेरे साथ धोखा किया है, अन्याय किया है। अर्जुन पथरा गया। रूपरेखा की आत्मा उससे कुछ ही कदम दूर थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे,
और उसके कपड़े जैसे दूधिया धुंध से बने थे। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध का ऐसा मिश्रण था कि अर्जुन को अपने अंदर तक एक कंपन महसूस हुआ। उसने अपने पीछे राजा विक्रम की ओर देखा, जो अपनी जगह पर सहमे हुए खड़े थे। उनकी आंखों में अपराध बोध और भय का मिश्रण था। देखो, अर्जुन ने रूपरेखा की आत्मा से कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था। विक्रम ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। रूपरेखा की आत्मा की आंखें चमकी, उसके गुस्से ने जैसे हवा को भी जला दिया। हाँ, वह धोखेबाज है। उसने मुझसे प्रेम का वादा किया और फिर सत्ता के लिए मुझे त्याग दिया। अब उसकी संतान भी प्रेम से वंचित रहेगी, जैसे मैं रही थी। देखो देखो, यह सच है कि विक्रम ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। अर्जुन ने शांति से कहा, लेकिन अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो तुम श्राप विक्रम को देती, ना कि उसकी पुत्री को। आखिर इसमें विक्रम की पुत्री का क्या दोष है? रूपरेखा के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी के भाव आए। अर्जुन ने आगे बोलना जारी रखा, विक्रम के पिता ने जिस कन्या के साथ विक्रम का विवाह संपन्न करवाया, उस कन्या का क्या दोष? तुम्हारे श्राप के कारण केवल विक्रम नहीं, बल्कि कई जीवन तबाह हो सकते हैं। रूपरेखा की आत्मा ने अपना सिर झुकाया, जैसे वह अर्जुन के शब्दों पर विचार कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर जो बीती वही विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा के ऊपर भी बीते? क्या यही तुम्हारा न्याय है? बताओ रूपरेखा। अर्जुन ने अपने शब्दों में एक विनम्र अनुरोध का भाव भरते हुए कहा, गलती विक्रम ने की थी, ना कि उसकी पुत्री ने। तो पुत्री के साथ अन्याय क्यों होना चाहिए? खुद सोचो। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि रूपरेखा की आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, धुंधली सफेद बूंदों के रूप में, जो हवा में विलीन हो गई। उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज अब पहले से कम कठोर थी। मैंने अपने दर्द में ऐसा किया था। मुझे लगा था कि विक्रम को वही दर्द महसूस होना चाहिए जो मुझे हुआ था। लेकिन तुम सही कहते हो, चंद्रलेखा निर्दोष है। उसने अर्जुन की आंखों में देखा, अपने पूरे अस्तित्व से उसका मूल्यांकन करती हुई। अगर मैं इस श्राप को हटा दूं, तो क्या तुम वादा करते हो कि चंद्रलेखा को हमेशा प्यार मिलेगा, उसे कभी धोखा नहीं दिया जाएगा जैसा मुझे दिया गया था? अर्जुन ने बिना हिचकिचाहट के कहा, मैं वादा करता हूँ। मैं अपने समय से यहाँ आया हूँ रूपरेखा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति को प्रेम से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रेम ही जीवन का सार है। रूपरेखा की आत्मा ने एक दीर्घ श्वास ली और फिर धीमी मुस्कान के साथ, उसकी आंखों में एक नई स्वच्छ चमक के साथ, वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। जाओ, उसने कहा, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। चंद्रलेखा अब मुक्त है और विक्रम, उसने राजा विक्रम की ओर एक गहरी नजर डाली, जो अब तक सहमे हुए खड़े थे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ विक्रम। अपने जीवन के शेष दिनों में शांति से रहो। इतना कहकर रूपरेखा की आत्मा पूरी तरह से विलीन हो गई और हवा में एक मीठी सुगंध छोड़ गई, जैसे वसंत के पहले फूलों की। अर्जुन ने तुरंत साधु के हाथों से एक छोटा सा कलश लिया और उन तीनों बूंदों को उस कलश में ले लिया, जिन्हें केवल वह ही देख सकता था। बूंदें कलश में चमकने लगी। कलश के अंदर जैसे एक छोटा सा ब्रह्मांड समा गया हो। कुछ ही देर बाद अर्जुन, साधु और राजा विक्रम महल में चंद्रलेखा के कक्ष के बाहर खड़े थे। दरवाजे के सामने 2 दासियां खड़ी थी, जो अपनी राजकुमारी की सेवा में तत्पर थी। क्या हम अंदर जा सकते हैं? राजा विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में उत्साह और चिंता का मिश्रण था। दासियों ने सिर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। कमरा विशाल था, राजसी सज्जा से सजा हुआ। बीच में एक बड़ा बिस्तर था, जिस पर एक युवती लेटी हुई थी, चंद्रलेखा। चंद्रलेखा अपनी माता की तरह सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल बिस्तर पर फैले हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसे अपने भविष्य की निराशा का पूर्वाभास हो। उसकी आंखें बंद थी, वह गहरी नींद में थी। अर्जुन उसके पास गया, वह कलश अपने हाथों में थामे हुए, जिसमें वे 3 जादुई बूंदें थी।
उसने धीरे से राजकुमारी के माथे को देखा। वह अद्भुत रूप से सुंदर थी और हाँ, उसमें रूपरेखा की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह म्यूजियम में देखी गई वही पेंटिंग जीवित हो गई हो। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और कलश से एक बूंद चंद्रलेखा के माथे पर गिराई, दूसरी उसके सीने पर और तीसरी उसके होठों पर। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पूरे महल में एक चमकीला प्रकाश फैल गया, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों। प्रकाश इतना तेज था कि अर्जुन, साधु और राजा विक्रम को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश फीका पड़ा और वे अपनी आंखें खोल सके तो चंद्रलेखा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर एक नई जीवंत चमक थी। चंद्रलेखा, मेरी बेटी, राजा विक्रम ने भावुकता से कहा अपनी बेटी के पास जाते हुए। पिताजी, चंद्रलेखा ने प्रसन्नता से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी ताजगी थी जैसे वसंत की पहली हवा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक लंबे अंधेरे सपने से जाग गई हूँ। रानी रुक्मणी, जो अब कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, अपनी बेटी के पास दौड़ गई और उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी चंद्रलेखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। चंद्रलेखा ने अपनी माँ को गले लगाया और फिर अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो अभी भी कमरे के किनारे खड़ा था। ये कौन है पिताजी? उसने पूछा, अर्जुन के अजीब कपड़ों और उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर। राजा विक्रम ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। ये अर्जुन है बेटी, आने वाले कल से आए एक विशेष व्यक्ति। इन्होंने ही तुम्हारा श्राप तोड़ा है। श्राप? चंद्रलेखा ने आश्चर्य से पूछा। कौन सा श्राप पिताजी? राजा विक्रम ने अपनी बेटी को सब कुछ बताया, रूपरेखा के साथ अपना प्रेम, अपना धोखा और फिर श्राप जिसने उसकी पुत्री के जीवन को प्रभावित किया था। चंद्रलेखा ने सब धैर्य से सुना और फिर विक्रम की ओर देखा। पिताजी, आपने गलती की थी, लेकिन आपने उसे स्वीकार किया और सुधारने की कोशिश की। यही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। और आप अर्जुन जी, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे एक अंधकारमय भविष्य से बचाया है। अर्जुन मुस्कुराया। मैंने वो किया जो सही था। कोई भी प्यार से वंचित नहीं रहना चाहिए राजकुमारी। तभी अर्जुन को चारों ओर सब कुछ धुंधला दिखने लगा। कमरा घूमता हुआ सा लगने लगा। राजा, रानी और चंद्रलेखा की आवाजें दूर होती चली गईं। क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा अपने सिर को पकड़ते हुए। साधु, जो अब तक शांत खड़े थे, ने कहा, तुम्हारा काम पूरा हो गया है अर्जुन। अब तुम्हें वापस अपने समय में लौटना है। लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता, अर्जुन ने कहा, चंद्रलेखा की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर अब चिंता के भाव थे। तुम्हें जाना होगा, साधु ने कहा। हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। तुमने इतिहास बदल दिया है अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें अपने वर्तमान में लौटना होगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और चंद्रलेखा की ओर देखा। मुझे जाना होगा राजकुमारी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगी अर्जुन। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अर्जुन नींद की आगोश में समाता चला गया। चंद्रलेखा के मुस्कुराते चेहरे की छवि उसकी आंखों में धुंधली होती गई। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वह एक म्यूजियम के अंदर था। वही पेंटिंग उसके सामने थी, राजकुमारी चंद्रलेखा की वही छवि जिसे देखकर सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन कुछ बदल चुका था। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, अपनी आंखों को मलते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा है। पेंटिंग में अब चंद्रलेखा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पास एक पुरुष खड़ा था, संभवतः उसका पति। और पेंटिंग के नीचे का परिचय भी बदल गया था। राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार धर्मपाल, केशव नगर के भावी शासक। अर्जुन ने पेंटिंग को और ध्यान से देखा। चंद्रलेखा के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था जो पहले दिखता था।
और उसकी आंखें, जो पहले अर्जुन को घूरती लगती थी, अब जैसे उसे धन्यवाद दे रही थी, उसका आभार व्यक्त कर रही थी। अर्जुन अर्जुन मुड़ा और देखा कि तान्या वापस आ गई थी। तुम अभी भी यहीं हो? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं तो तुम्हें कब से खोज रही थी। म्यूजियम बंद होने वाला है, तान्या, अर्जुन ने पूछा। तुम्हें याद है, तुमने मुझे राजकुमारी चंद्रलेखा की क्या कहानी सुनाई थी? तान्या ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। कौन सी कहानी? अरे वही जो तुमने मुझे अभी कुछ देर पहले सुनाई थी, चंद्रलेखा और रूपरेखा के श्राप की कहानी। तान्या ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अर्जुन। मैंने तो तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाई। हम तो बस म्यूजियम घूम रहे थे और फिर मैं सुवेनिर शॉप गई थी। और वैसे भी इस पेंटिंग में तो राजकुमारी चंद्रलेखा की प्रेम कहानी दिखाई गई है, कैसे वो और राजकुमार धर्मपाल एक दूसरे से मिले और प्रेम विवाह किया। यह केशव नगर की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। अर्जुन हैरान रह गया। तान्या को कुछ भी याद नहीं था और इतिहास बदल चुका था। उसने जो किया था उसने वास्तव में भूतकाल को बदल दिया था और इस तरह वर्तमान भी बदल गया था। तान्या के लगातार बुलाने पर अर्जुन अंततः पेंटिंग से हटा, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर चंद्रलेखा की आंखों की ओर देखा। और क्या यह उसका भ्रम था या पेंटिंग में मौजूद चंद्रलेखा ने वास्तव में उसकी ओर मुस्कुराते हुए आंख मारी थी? अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया, तुम स्वतंत्र हो चंद्रलेखा, सुखी रहो। और फिर वह तान्या के साथ म्यूजियम से बाहर निकल गया, अपने दिल में एक अद्भुत अनुभव की यादें संजोए हुए, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। पंढरपुर गांव के पूरब की ओर एक छोटी सी झोपड़ी में रूपा अपनी दादी धनी के साथ रहती थी। झोपड़ी भले ही छोटी थी, पर आंगन में फैली फूलों की क्यारियां और टाके हुए रंग बिरंगे पर्दे उसे जीवंत बनाते थे। बरसात के मौसम में छत से टपकते पानी के लिए दादी ने जगह जगह बर्तन रख छोड़े थे, जिन्हें रूपा कभी कभार खेल खेल में बदल देती। जब रूपा मात्र 2 वर्ष की थी, तब पंढरपुर में भयानक भूचाल आया था। उस प्राकृतिक आपदा ने रूपा के माता पिता को उससे छीन लिया था। तब से दादी धनी ने ही रूपा का पालन पोषण किया था। दादी धनी बुजुर्ग थी, उनके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहरी लकीरें थीं, पर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी जवानी में रही होगी। एक सुबह सूरज की किरणें झोपड़ी की खिड़की से झांक रही थी। रूपा आंगन में रखी खाट पर सूख रहे पापड़ों को हवा दे रही थी। दादी, रूपा ने उत्साह से आवाज लगाई, आज तो मैं भी आपके साथ पापड़ बेचने जरूर आऊंगी। दादी रसोई से निकल कर आई, हाथों में आटे के निशान अभी भी ताजे थे। अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, वे प्यार से मुस्कुराईं। पहले जो पापड़ सूख गए हैं, उन्हें इकट्ठा तो कर ले एक थैले में। जल्दी कर, फिर हम दोनों खाना खाकर निकल जाएंगे। जी दादी, रूपा ने झट से कहा और पापड़ों की ओर बढ़ गई। वह एक एक करके पापड़ों को देखती, जो सूखे लगते उन्हें सावधानी से एक थैली में रखती। काम करते करते उसके मन में विचार आया, बेचारी दादी इतने सालों से लोगों से मांग मांग कर लाए अनाज से पापड़ बनाती हैं और मेरी पढ़ाई का खर्च उठाती हैं। दादी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसी समय दादी की आवाज आई, रूपा, ए रूपा, चल जल्दी, रोटी ठंडी हो जाएगी, उससे पहले खाना खा लें। आई दादी, बस आई, रूपा ने जवाब दिया। रूपा ने पापड़ों का थैला एक तरफ रखा और कुछ अधसूखे पापड़ अलग कर दिए। बचपन से ही दादी ने अकेले रूपा को बड़ा किया था, इसलिए रूपा अपनी दादी की हर बात मानती थी। उसके लिए दादी ही उसकी दुनिया थी। दोपहर के समय दादी और रूपा गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। दादी ने पापड़ों का थैला कंधे पर लटकाया था, जबकि रूपा उनका हाथ थामे हुए थी। बेटा, दादी ने अचानक पूछा, तुझे पता है ना हम पापड़ कितने पैसों में बेचते हैं?
नहीं दादी, लेकिन जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, रूपा ने मासूमियत से कहा। दादी मुस्कुरा दी। हम 2 रुपए में एक पापड़ बेचते हैं बेटा। अच्छा ऐसा है, रूपा ने आश्चर्य से कहा। मैंने अभी गिने हैं, 39 पापड़ हुए हैं। तो बताओ कितने रुपए हुए? 78 रुपए हुए दादी, रूपा ने तुरंत जवाब दिया। वाह मेरी बच्ची, दादी ने प्यार से रूपा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जितनी सुंदर और सुशील है उतनी ही होशियार भी। दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व था। काम करने की कोई आलस नहीं, पढ़ाई लिखाई में होशियार और संस्कारों से भरपूर यह लड़की दादी के जीवन का एकमात्र सहारा थी। वे दोनों नदी के किनारे से होकर गुजर रही थी जब अचानक रूपा की नजर नदी के पास जमे दलदल में फंसी एक छोटी सी बछड़ी पर पड़ी। अरे दादी वो देखिए, रूपा ने चिल्लाकर कहा और बछड़ी की ओर इशारा किया। वो बेचारी बछड़ी अकेली लगती है, दलदल में फंस गई है। बेटा वो सचमुच दलदल में फंस गई है, दादी ने चिंता से कहा। उसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी। पापड़ का थैला नीचे रखकर दोनों दौड़कर वहां पहुंची और बछड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने बछड़ी को उठाकर बाहर निकाला। इस प्रक्रिया में उनके कपड़े कीचड़ से सन गए थे। अरे अरे तू ठीक तो है? रूपा ने बछड़ी से पूछा, जो अब बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। बस थक गई है बेटा, दादी ने समझाया। देखो हमारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, चलो घर चलते हैं। रूपा और दादी एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में दादी ने कहा, बेटा कल 2 गुना पापड़ बेचने पड़ेंगे। उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि बछड़ी उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। अरे दादी, ये तो घर तक हमारे पीछे पीछे आ गई, रूपा ने कहा। बछड़ी दोनों के सामने खड़ी हो गई और उनकी ओर देखने लगी जैसे कुछ कहना चाहती हो। अरे तू तो हमारे पीछे पीछे आ गई, दादी ने कहा। सुनो, अपनी माँ के पास जाओ। दादी कुछ सोच में पड़ गईं। लगता है ये बछड़ी अपनी माँ से अलग हो गई है, उन्होंने रूपा से कहा। शायद इसकी माँ मर गई है, यही ऐसा है दादी? रूपा ने पूछा, उसकी आंखों में दया झलक रही थी। अरे जाओ तुम, दादी ने बछड़ी से कहा। हमें नहाना पड़ेगा और अब उस दलदल में मत जाना। रूपा ने एक बाल्टी से थोड़ा थोड़ा पानी बछड़ी के ऊपर डालकर उसे नहलाया। बछड़ी को पानी में नहाकर मजा आ गया और वह उछल कूद करने लगी। अब तुम जाओ, रूपा ने कहा, लेकिन उसके मन में सवाल था, पर इसकी माँ के बिना ये जीवित कैसे रहेगी? तभी उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई दी। सुनो, मैं अकेली हूँ। काफी दिनों से अकेले भटक रही थी और उस दलदल में फंस गई थी। रूपा और दादी चौंक गईं। अरे तुम बोल भी सकती हो? रूपा ने आश्चर्य से पूछा। दादी, क्या हम इसे रख सकते हैं? रूपा ने आग्रह किया। सुनो, तुम बोल सकती हो, ये किसी को पता मत चलने देना, दादी ने बछड़ी से कहा। रूपा तू भी किसी को मत बताना, उन्होंने अपनी पोती से कहा। हाँ दादी ठीक है, रूपा ने वादा किया। इस तरह दादी और रूपा ने फैसला किया कि वे बछड़ी को अपने साथ ही रखेंगे। दिन बीतने लगे। रूपा अब बछड़ी को चराने ले जाने लगी थी। रोज वे दोनों गांव पार करके नदी की ओर जाते, खूब खेलते। वहां रूपा उसे नहलाती और बछड़ी को ताजी हरी घास खाने को मिलती। थोड़ी घास वे साथ भी ले आते और शाम तक घर लौट आते। रूपा ने बछड़ी का नाम लाडो रख दिया था क्योंकि वह उसकी और दादी की लाडली थी, उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आई थी। एक दिन रूपा और लाडो नदी किनारे आए। लाडो घास खा रही थी और रूपा उसे सहला रही थी। अचानक लाडो को मस्ती चढ़ी और उसने रूपा को छोटी सी टक्कर मार दी। अच्छा, तो अब तुम ताकतवर होती जा रही हो और तुम्हें मस्ती सूझ रही है, रूपा ने खुशी से कहा। वह अपने दोनों हाथों से लाडो का माथा पकड़कर हल्का सा जोर लगाने लगी, जैसे वे दोनों कुश्ती कर रहे हों। लाडो और रूपा मस्ती करते करते नदी में अपनी परछाइयां देखने लगे।
रूपा की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। तुम्हें अपने माँ बाप की याद आ रही है? लाडो ने धीरे से पूछा। हाँ, रूपा ने दर्द भरी आवाज में कहा। मैंने उन्हें देखा भी नहीं। मेरी माँ भी गुजर गई है, लाडो ने बताया। तब से मैं भटक रही थी। भगवान ने हमें मिला दिया। मैं और दादी तुमसे मिलकर कितने खुश हैं। रूपा ने लाडो के गले लगकर कहा। मुझे भी आपके प्यार ने ही फिर से जिंदा किया, लाडो ने कहा। रूपा ने लाडो की आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वहां दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें। तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए? रूपा ने सोचते हुए कहा। क्या मेरा नाम? लाडो ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे सोचने दो, रूपा ने कहा। थोड़ी देर सोचकर रूपा बोली। लाडो, तुम मेरी लाडो हो। मेरे और दादी के जीवन में खुशी तुम्हारी वजह से आई है, हमारी लाडो। लाडो उछल-कूद कर खुशी जाहिर करने लगी। उसी समय रूपा की दो सहेलियां सीमा और पूजा दौड़ती हुई वहां आईं। रूपा, ओ रूपा, वे चिल्लाईं। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ? रूपा ने घबराकर पूछा। जल्दी चल रूपा, जल्दी चल। दादी, दादी। सीमा के शब्द अटक गए। दादी क्या? रूपा ने डरते हुए पूछा। दादी को उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, पूजा ने कहा। वे तुझे बुला रही हैं। रूपा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत लाडो के साथ घर की ओर भागी। जब रूपा घर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी धनी को हार्ट अटैक आया था और उन्होंने अंतिम सांस ले ली थी। रूपा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सहेलियां उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देने लगी। लाडो भी दुखी हो गई और रोती हुई रूपा के पैरों में अपना सिर रख दिया। दादी के बिना घर सूना सूना और खाली खाली लगने लगा। रात में रूपा और लाडो दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए दादी को याद करते रहे। लाडो भी रोई जा रही थी और रूपा के पास चिपक कर बैठ गई। लाडो उसे सहलाती रही और धीरे धीरे दोनों सो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि अब इस दुनिया में वे दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। रूपा अपनी दादी के गुजरने के बाद बहुत दुखी रहने लगी थी। दिन रात उनकी याद में खोई रहती और कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाती। लाडो उसका ध्यान रखती, उसे खाने के लिए मजबूर करती। धीरे धीरे दादी के जाने का दर्द कम होने लगा, पर उनकी कमी हमेशा महसूस होती। रूपा ने स्कूल जाना छोड़ दिया और अपनी दादी की तरह पापड़ बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया। वह अक्सर सोचती कि दादी होती तो कितना अच्छा होता, पर फिर लाडो को देखकर उसे ताकत मिल जाती। 5 साल बीत गए। लाडो अब एक सुंदर गाय बन गई थी। रूपा आंगन में खटिया पर पापड़ सुखा रही थी और लाडो पास में बैठी घास खा रही थी। दादी, रूपा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आपके जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों छोड़ गई आप? मम्मी पापा के बाद आप ही मेरा सब कुछ थी। उसकी आवाज सुनकर लाडो खाना छोड़कर वहां आई और रूपा को छोटी सी टक्कर मारी। रूपा का दिल रखने के लिए वह अक्सर ऐसा करती थी, ताकि दोनों की मस्तियां शुरू हो जाए। अरे लाडू, तू इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन तेरी शैतानी अब तक नहीं गई, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। लाडू फिर से उसे धक्का देती है। इतनी खूबसूरत हो गई हो, फिर भी दिन रात रोती रहती हो, ऐसे कैसे घर बसेगा? लाडो ने गंभीरता से कहा। रुक तू शैतान, कहेगी हम समझती नहीं। अब तेरा वजन बढ़ गया है मेरे हाथों की रोटियां खाते खाते, रूपा ने पलटवार किया। दोनों हंसने लगी। दादी के जाने के बाद रूपा एकदम से बदल गई थी। अपने काम में इतना डूब गई थी कि दूसरी लड़कियों की तरह उसे सजने संवरने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर भी उसका रूप मानो पिघलता सोना था, प्राकृतिक, शुद्ध और निखरा हुआ। सभी लड़कियां उससे जलती थी कि सारा दिन काम करने के बावजूद बिना श्रृंगार के भी वह इतनी खूबसूरत कैसे है। एक दिन रूपा की सहेली सीमा उसके घर आई। सुन रूपा, तू कहाँ रहती है? पिछले 1 हफ्ते से तू खेलने नहीं आई है, सीमा ने शिकायत की।
हाँ यार, बहुत दिन हो गए, रूपा ने माना। अब भूल जाओ यार। क्या भूल जाओ यार? दादी के जाने के बाद तो सिर्फ लाडो और तुम दोनों मेरी जिंदगी थे। अब पूजा ने भी छोटी बात पर झगड़ा कर लिया। यार, 2 हफ्तों में मेरी शादी है, सीमा ने खुशी से बताया। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों सहेलियां आए। तू तो अभी से मुझसे दूर रहने लगी। ऐसा नहीं है, रूपा ने अपना पक्ष रखा। मैं सोच रही थी अपना आंगन साफ करके यहाँ कुछ सब्जियां उगा लूं। बस इसी काम में बिजी थी। अरे लाडो, सीमा ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ लाडो चुपचाप खड़ी थी। याद है बचपन की बातें? हम सब पहले कितना खेलते थे। दोनों सहेलियां अपनी पुरानी यादों में खो गईं। कैसे वे नदी किनारे खेला करते थे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते, नदी में नहाते। पकड़ पकड़ मुझे, सीमा की आवाज गूंजी। तू पूजा मोटी होती जा रही है, रूपा की आवाज याद आई। रुक रुक रुक, मैं पकड़ती हूँ, पूजा की आवाज भी याद आई। मोटी होगी तू, मुझे तू पकड़ नहीं सकती, रूपा की आवाज। मैं तो चली नदी में नहाने, सीमा की आवाज। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। यह आवाज वर्तमान से थी, लाडो की, जिसने अचानक बोलना शुरू कर दिया था। उसको सुनते ही पूजा और सीमा चौंक गईं। रूपा ने लाडो को गुस्से से इशारा किया। क्या कर रही है? लाडो अपनी गलती समझकर झट से बछड़ी की तरह बोलने लगी। मुंह मुंह, उनका ध्यान बंटाने के लिए। सीमा और पूजा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। तेरी गाय भी कितनी प्यारी है। उस दिन के बाद रूपा और लाडो फिर से रोजाना नदी किनारे जाने लगे। रूपा पापड़ों का काम निपटाकर लाडो के साथ वहां आराम करती, कभी कभी सब्जियां और जंगली फल भी इकट्ठा करती। एक सुबह रूपा और लाडो नदी किनारे थे। रूपा पत्थर पर रोटियां बना रही थी और लाडो पानी में नहा रही थी। मुझे तो पानी में खूब नहाना है, लाडो ने पानी में छलांग लगाते हुए कहा। हाँ हाँ, तू नहाया कर, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं काम ही करती रहूं, तुझे क्या नहाने की जरूरत है? इतनी सोनी तो लग रही है तू। तू अपना मुंह बंद कर, समझी? लाडो ने मजाक में चिल्लाया और हंसते हुए पानी में फिर से छलांग लगा दी। अब मैं थोड़ी सब्जियां और दाने जंगल से ले लेती हूँ, रूपा ने कहा। फिर खाना यहीं बना लूंगी, आज बहुत काम है। तभी एक अनजान आवाज ने उसका ध्यान खींचा। सुनिए, रूपा ने मुड़कर देखा तो एक अजनबी युवक वहां खड़ा था। आप कौन हैं? रूपा ने सावधानी से पूछा। आप कौन हैं, साहब? उसने फिर से पूछा, जब अजनबी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपा उसे भाव दिए बिना अपना काम करती रही। गांव में किस लिए? उसने पूछा बिना उसकी ओर देखे। मैं इस गांव का पहला वाटर सप्लाई मैनेजर हूँ, युवक ने गर्व से बताया। मतलब? मुझे शहर से यहाँ पानी की लाइन लाने के लिए चेकिंग इंस्पेक्टर के तौर पर रखा गया है, तो चेकिंग कीजिए, रूपा ने सपाट आवाज में कहा। फिर से अपने काम में लग गई। क्या? युवक मन ही मन सोचने लगा। इतनी सुंदर और इतनी खड़ूस, कैसी अजीब लड़की है। ठीक है, उसने अंततः कहा। मैं चलता हूँ। जाइए, रूपा ने कहा बिना उसकी ओर देखे। जैसे ही वह युवक चला गया, लाडो पानी से बाहर निकली। अरे रूपा, कौन थे ये भाई साहब? उसने पूछा। नए आए हैं गांव में, रूपा ने बताया रोटियां बनाते हुए। चेकिंग करेंगे कहते हैं। लाडो ने कहा। मैं तो नहा लिया है, तो खाना खा लें। मैं तो आज 2 रोटियां खाऊंगी। ठीक है, रूपा हंसी। रोटियां बनाकर उसने उनमें ढेर सारा घी डाला और लाडो को दे दिया। फिर अपने थैले से अचार निकालकर वह अपनी रोटी खाने लगी। वह युवक, जिसका नाम कुमार था, अभी भी थोड़ी दूर से उन्हें देख रहा था। ये लड़की सबसे अलग लगती है, उसने सोचा। दिन बीतते गए और कुमार अक्सर नदी किनारे रूपा और लाडो को देखने लगा। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और फिर से बात करने की कोशिश की। एक दिन जब रूपा अपने बगीचे में सब्जियां लगा रही थी, कुमार वहां आया। सुनिए, उसने आवाज दी। जी,
रूपा ने पूछा मिट्टी से सने हाथों को झाड़ते हुए। मुझे एक काम था, कुमार ने हिचकिचाते हुए कहा। जी बोलिए, रूपा ने कहा अब उसकी ओर ध्यान देते हुए। क्या आप मेरे लिए टिफिन व्यवस्था कर सकती हैं? कुमार ने एक सांस में पूछ लिया। यह सुनकर लाडो को गुस्सा आ गया। उसने तिरछी नजर से कुमार को देखा। क्यों? रूपा ने पूछा। 3 महीने मुझे यहाँ रहना है, कुमार ने बताया। गांव में किसी को नहीं जानता, खाना बनाना आता नहीं। लाडो ने फिर से तिरछी नजरों से उसे देखा, जिससे कुमार थोड़ा घबरा गया। लेकिन मेरे हाथ की रोटी शहर के अफसर को भाएगी? रूपा ने शंका से पूछा। अरे आप चिंता न करें, कुमार ने जल्दी से कहा। उस दिन आपके हाथ की रोटी देख ली ना, तब से उसके बाद से कुछ पसंद ही नहीं आया। लाडो की ओर से अजीब सी आवाज सुनकर कुमार डर गया। मैं आपको टिफिन के पैसे रोज दे दूंगा, उसने जल्दी से जोड़ा। ठीक है, रूपा ने आखिरकार मान लिया। कल सुबह आपका टिफिन तैयार कर दूंगी। लाडो ने कुमार की ओर फिर से देखा और कुमार डरकर भाग गया। क्यों उसे डरा रही है? रूपा ने लाडो से पूछा। जब कुमार चला गया हूँ तो उसे रोज झेलना है, लाडो ने मुंह फुलाकर कहा। लेकिन क्यों? रूपा ने पूछा। अरे यार, वो टिफिन के पैसे देगा, हमारी अच्छी अच्छी कमाई होगी। लाडो ने फिर से मुंह फुला लिया। इस तरह धीरे धीरे रूपा और कुमार के बीच बातचीत शुरू हुई। रूपा रोज उसके लिए टिफिन बनाती और कुमार उसे लेने आता। वे अक्सर बातें भी करने लगे, अपने अतीत के बारे में, अपने सपनों के बारे में। क्या हुआ था आपके माता पिता को? एक दिन कुमार ने पूछा। हमारे पहले से कोई आमदनी नहीं थी, रूपा ने बताया। मम्मी पापा मजदूरी करते थे, लेकिन वे भूचाल में गुजर गए। फिर दादी पापड़ बेचकर घर चलाती थी। 5 साल पहले वो भी चली गई। मुझे काफी दुख है इस बात का, कुमार ने सहानुभूति से कहा। मैं अनाथ आश्रम में पढ़कर बड़ा हुआ और अफसर बना। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रूपा टिफिन एक तरफ रखकर कुमार के सामने देखने लगी। उसमें उसे अपनी कहानी दिखने लगी, एक अनाथ बच्चा जो अपने बल पर आगे बढ़ा। 2 महीने बीत गए। एक दिन रूपा और लाडो आंगन में बैठे थे। तेरा पेट थोड़ा बढ़ गया है, रूपा ने ध्यान से लाडो को देखते हुए कहा। घास कुछ ज्यादा ही खा रही है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लाडो ने शर्माते हुए कहा। तो आजकल कुमार का विरोध भी नहीं करती, रूपा ने छेड़ा। मैं क्यों विरोध करूंगी? लाडो ने धीरे से जवाब दिया। तू खुद मौसी बनने वाली है। यह सुनकर रूपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या कह रही है? उसने हैरान होकर पूछा। सच में? हाँ, लाडो ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपा उसे गले लगा लेती है। छुपे रुस्तम, पहले क्यों नहीं बताया? बस देख रही थी कब तू कुमार से फ्री हो तो मैं बात करूं। बस मैं तो सिर्फ टिफिन व्यवस्था करती हूँ, रूपा ने हंसते हुए कहा। बछड़ी समझा है क्या? लाडो आज घास चरने नहीं गई, कुमार ने आते ही पूछा। अरे वो पेट से है, रूपा ने खुशी से बताया। आराम कर रही है। वाह क्या बात है, कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता नहीं था कि लाडो बोल सकती है, इसलिए वह उसे देखकर भी दंग नहीं हुआ। अचानक लाडो की तबीयत बिगड़ने लगी। वह उल्टियां करने लगी और कमजोर होने लगी। क्या हुआ तुझे? रूपा ने घबराकर पूछा। कुछ बोलती क्यों नहीं? लाडो, रूपा उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। कुमार लाडो के गले में हाथ लगाकर देखता है। सुनो, उसकी आवाज भारी हो गई। लाडो नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रूपा चीख पड़ी। हे भगवान, बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अपने बछड़े को जन्म देने वाली थी वो अब। कुमार रूपा को संभालने की कोशिश करता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, लेकिन रूपा टूट चुकी थी। पहले माता पिता, फिर दादी और अब लाडो, उसका अकेला साथी, उसकी दोस्त, उसकी बेटी जैसी। लाडो के जाने से रूपा एकदम टूट गई। वह दिन भर रोती रही, न खाना खाया न पानी पिया। कुमार उसके पास ही रहा, उसे संभालता रहा।
शाम को जब रूपा थोड़ी शांत हुई, कुमार उसके पास आया। सुनो, उसने धीरे से कहा, तुम रो मत। क्यों न रो कुमार? रूपा ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मेरी जिंदगी ऐसे ही बीती है। पहले मम्मी पापा के बिना दादी के साथ पली बड़ी। मुश्किल से 2 सहेलियां बनी, उनमें से एक से लड़ाई हो गई, दूसरी ब्याह के चली गई। दादी और मैं अकेले थे, तब लाडो हमें मिली। दादी भी छोड़कर चली गई, अब ये लाडो भी। सुनो, कुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारी हालत देखकर। मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है? रूपा ने पूछा, आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुमार ने सीधे कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे नहीं नहीं, रूपा ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हुई। तुम्हें कैसे खुश रखूंगी कुमार? मैं खुश रहने के लिए नहीं, कुमार ने गंभीरता से कहा, बल्कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हें यह बात कह रहा हूँ। लेकिन रूपा हिचकिचाई। गांव की अनपढ़ लड़की और ऊपर से गरीब, और तुम अफसर। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपने जीवन में, कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अच्छी, संस्कारी, समझदार, घर संभालने वाली, वफादार और गरीब लड़की हो, लेकिन दिल से अमीर हो। अब मना मत करना। रूपा कुमार को गले लगाकर रोने लगी। आखिरकार रूपा के जीवन में उसे समझने वाला कोई आया था, एक ऐसा इंसान जो उसके दुखों को अपना दुख मानता था। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। रूपा और कुमार की शादी गांव में धूमधाम से हुई। बचपन से रूपा ने तकलीफें झेली थी, लेकिन अब उसके जीवन में खुशियां आने लगी थी। हालांकि वह अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड लाडो को याद करके रोज रोती थी। एक दिन कुमार ने रूपा को अपने गांव के पास एक नए घर में ले जाने का फैसला किया। वह चाहता था कि रूपा के जीवन में नई शुरुआत हो, नए सिरे से। क्या तुम खुश हो? कुमार ने रूपा से पूछा जब वे अपने नए घर की देहरी पर खड़े थे। हूँ, रूपा ने धीरे से कहा, पर कभी कभी लगता है, क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगी? जरूर होगी, कुमार ने आश्वासन दिया। समय सब कुछ ठीक करता है। एक सुबह जब रूपा अपने नए घर के आंगन में सब्जियां लगा रही थी, अचानक कुमार दौड़ता हुआ आया। रूपा, ए रूपा, उसकी आवाज में उत्साह था। क्या है? रूपा ने पूछा अपना काम छोड़कर। देखो जरा वहाँ। कुमार ने घर के पीछे के बाड़े की ओर इशारा किया। रूपा वहां गई और देखा वही जहां लाडो की जगह थी, एक नन्ही सी बछड़ी खड़ी थी, बिल्कुल लाडो जैसी। ये रूपा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। हाँ, तुम्हारी लाडो, कुमार ने प्यार से कहा। बिल्कुल लाडो जैसी है ना? रूपा दौड़कर बछड़ी के पास गई। वह बिल्कुल लाडो जैसी थी, वही आंखें, वही रंग, वही भोलापन। कहाँ से मिली? रूपा ने पूछा बछड़ी को गले लगाते हुए। गांव के पड़ोस के एक किसान की गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, कुमार ने बताया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे तुरंत लाडो की याद आ गई। मैंने उसे खरीद लिया। धन्यवाद, रूपा ने कहा आंसुओं से भरी आंखों से। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। बछड़ी ने अचानक रूपा की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया, जैसे कि हाँ में जवाब दे रही हो। रूपा हैरान रह गई। क्या हो सकता है कि तुम बोल सकती हो? रूपा ने धीरे से पूछा। बछड़ी ने फिर से हल्के से सिर हिलाया। लाडो, रूपा ने चीख कर कहा और उसे गले लगा लिया। तुम वापस आ गई। जिंदगी हमेशा नए मौके देती है रूपा, बछड़ी ने धीरे से कहा, केवल रूपा के ही सुनने लायक आवाज में। जैसे तुम्हें कुमार के रूप में मिला, वैसे ही मुझे भी। रूपा ने लाडो को और कसकर गले लगा लिया। उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई थी। उसके पति कुमार और अब लाडो के साथ वह जानती थी कि आने वाला समय अच्छा होगा। अब की बार रूपा ने कुमार की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सच में खुश रखूंगी। हम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। कुमार ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया।
आकाश में सूरज चमक रहा था और हवा में खुशियों की सुगंध थी। पंढरपुर गांव में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी, प्यार, विश्वास और नई उम्मीदों की कहानी। और लाडो, वह भी जानती थी कि इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार वे सब मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें दुख कम और खुशियां ज्यादा होंगी, क्योंकि यही तो जिंदगी है, नए मौकों, नई उम्मीदों और नए सपनों से भरी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।